तो इस बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भगवा आतंकवाद का नैरेटिव ध्वस्त, क्योंकि 2008 की इस घटना के बाद एक पूरा नैरेटिव गढ़ा गया था और उसको लेकर लंबी सियासत 2008 के बाद से अभी तक होती रही है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कौशल कांत मिश्रा, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा निखिल जैन है, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक है। और बहुत जल्दी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और प्रफुल्ल केतकर जी भी जुड़ेंगे, ऑर्गेनाइजर के संपादक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि 2008 के बाद यूपीए की उस समय की सरकार के तमाम महत्वपूर्ण ओहदे पे बैठे हुए लोगों ने ये पूरा नैरेटिव दिया था हिंदू आतंकवाद, और भाजपा ने इसका विरोध किया था, लगातार सब चीज़ों को कहा था। अब इस फैसले के बाद कम से कम भगवा आतंकवाद का पूरा जो नैरेटिव था वो तो उसकी हवा निकल गई या खत्म हो गया। अरिंदर जी, पहली बात तो मेरा मानना है कि जिस सरकार ने ये नैरेटिव नहीं दिया था, सरकार में बैठे कुछ लोगों ने सैफ्रन टेरर शब्द जरूर यूज करा था। सैफ्रन एक ऐसा कलर है जिसे ज्यादातर लोग हिंदू निखिल जी, आप स्पष्ट कर दें, तो आप स्पष्ट कर दें कि जिन लोगों ने दिया था वो किस ओहदे पे बैठे थे। आपकी बात बेहतर तरीके से आ जाएगी दर्शकों के सामने। नहीं, बिल्कुल, उनमें से कुछ यूपीए सरकार के मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन मेरा मानना यह है कि सैफ्रन टेरर जैसा एक मॉनिकर, ऐसा एक नाम शायद नहीं देना चाहिए था। और रही बात कि ये हिंदू आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकवाद होता है देश में, नहीं होता, मेरा मानना यह है कि कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, कोई भी मुसलमान, कोई भी सिख, कोई भी ईसाई आतंकवादी नहीं हो सकता। जो कोई भी अगर धर्म को मानेगा, जौन सा भी धर्म हो, किसी धर्म में आतंकवाद का संदेश नहीं है, सिर्फ अहिंसा का संदेश है। जो ये हरकतें करते हैं वो चरमपंथी लोग हैं। दे कैन बी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट इज द कीवर्ड, चरमपंथी। ऐसे लोग इस तरीके की आतंकवाद की घटनाओं में पाए जाते हैं। अब तो आप ये निखिल जी, तो आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके से जिन लोगों ने भी यूपीए सरकार के उस समय जो ओहदेदार बैठे हुए थे, गृह मंत्री के ओहदे पे शिंदे साहब रहे हों, चिदम्बरम साहब रहे हों, या तमाम दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद जैसे तमाम बड़े बड़े नाम जिन्होंने इस सैफ्रन टेररिज्म की बात करी, उन्होंने गलत किया, मतलब आप ये कह रहे हैं उन्होंने नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसी बात थी जो शायद ना करी जाती तो बेहतर होती। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा अरिंदर जी आज ये है कि 2008 में एक मालेगांव में एक ब्लास्ट हुआ, उसमें 6 लोग मारे गए, 100 लोग जख्मी हुए। वो एक टेरर अटैक था। जिसने भी करा वो आज हमें नहीं पता, या तो ये जजमेंट गलत है कोर्ट का, या फिर हमें नहीं पता। अब ऐसे किस्से में मैं अपनी सरकार से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि या तो वो बोले कि नहीं, कोर्ट का जजमेंट गलत है, हम अपील करेंगे। जैसे बॉम्बे ब्लास्ट की थोड़े दिनों पहले जजमेंट आई और सरकार ने फट से जाके अपील कर दी हाई कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर अब सरकार कह रही है कि ये बिल्कुल सच बात है। जो पीड़ित परिवार है उनके साथ न्याय नहीं हुआ, ये इसका एक पक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सच बात है। जो जिम्मेदार है, मैं आता हूं आपके पास, जो जिम्मेदार है उनको ये 20 सेकंड जी हाँ जल्दी से। हाँ, 2008 में यह हादसा हुआ, उसके बाद 6 साल तो यूपीए की सरकार ले रही, लेकिन 11 साल मोदी जी की सरकार थी, जिसमें एनआईए के जो प्रोसिक्यूटर्स थे वो इस केस को प्रोसिक्यूट करते गए, कोर्ट भी इस केस को सुनता चला गया। सवाल यह है कि अगर केस में बिल्कुल ही रद्दी भर का एविडेंस नहीं था तो बीच में जाके हाईकोर्ट से क्वेश्चन क्यों नहीं कराई गई? जवाब यह है कि हाईकोर्ट में क्वेश्चन शायद इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि सबूत थे। 2016 में एक प्रोसिक्यूटर ने यह बात कही थी कि सरकार से मेरे ऊपर दबाव है कि थोड़ा हल्का जाइए, और फिर बाद में उस प्रोसिक्यूटर को हटा दिया गया। मैं निखिल जी, मैं आपके स्तर पे मैं आऊंगा आपके पास में, क्योंकि बाकी मेहमान भी जुड़े, लेकिन मैं स्तर पे आऊंगा आपके पास में। कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता बीजेपी के। कौशल जी, वो ये कह रहे हैं कि सरकार और बेहतरी से कर सकती थी, भले ही ये बात खत्म हो गई है कि साहब ये नहीं होना चाहिए था, जो सैफ्रन टेररिज्म की बात की गई थी, लेकिन न्याय अभी भी अधूरा है, वो ये कह रहे हैं। मोदी जी की सरकार तो 2014 में बनी थी। ब्लास्ट जो इसमें क्वेश्चन में आते हैं, 2006 का मालेगांव ब्लास्ट आता है, 2007 का अजमेर शरीफ और मेरे ख्याल से समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट आता है, और एक ब्लास्ट और 2008 का मक्का मस्जिद का ब्लास्ट। ये 4 थे जिसमें हिंदू टेररिज्म को गढ़ने की कोशिश की गई थी। उस समय जो लोकल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन की गई थी, 2006 के ब्लास्ट के बारे में एक बात बताऊं, 9 मुस्लिम युवक पकड़े जाते हैं और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है, और फिर उसके अलावा 7 हिंदू पकड़े जाते हैं। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे जहां पे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, उस समय जो क्रिटिकल चीज होती है, कई सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट रहे हैं कि जो प्राइमरी साइट ऑफ इंसिडेंस है, उस समय जो लोगों को पकड़ा जाता है या जो सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, अगर उसको किसी तरह से टारगेट करके ये बनाने के, ये दिमाग में बिठा करके किया जाएगा कि हमें इनमें एक पर्टिकुलर ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, उसको साबित करने की कोशिश करनी है और एक
थ्योरी करने की कोशिश की गई जाती है कि एक हिंदू आतंकवाद नाम की एक चीज है, वो इसलिए की जाती है क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद के नाम पे उस समय तक बहुत सारे मुंबई में ब्लास्ट हुए और जगह जगह ब्लास्ट हो रहे थे, हर जगह हो रहे थे। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस समय की सरकार ने ऐसा उचित समझा होगा जी कि इस तरह की थ्योरी गढ़ है, क्योंकि ये पॉलिटिकल नैरेटिव था। किसी भी एजेंसी ने हिंदू आतंकवाद नाम नहीं दिया था, ये पॉलिटिकल नैरेटिव दिया गया। और नैरेटिव किसके द्वारा दिया गया? अभी जो चिदम्बरम जी अभी 2 दिन पहले वो पहलगाम के लोगों को ये पूछ रहे थे ना, ये पाक के हैं, इसका क्या सबूत है जी। यही चिदम्बरम जी उस समय गृह मंत्री थे। और उसके बाद सुशील कुमार शिंदे ने तो ओपन, अभी आप लोग भी दिखा रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के जो शिविर होते हैं उसमें आतंकी ट्रेनिंग। इस तरह से अगर एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी तो इससे यही पता चलता है कि कांग्रेस एक फ्रेम कर रही थी। और इसकी एक लंबी सी सीरीज है। ठीक है, लंबी सीरीज है। मैं आता हूं आपके पास में। प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार। प्रफुल्ल जी, आज के इस अदालत के फैसले से कानूनी तौर पे और राजनीतिक तौर पे कौन से विषयों पे सीधे तौर पे स्पष्टता आती दिखाई पड़ रही है? प्रफुल्ल जी। आर्येंद्र, धन्यवाद। देखिए, मूल विषय ये नहीं है कि किसने और कब, क्यों, कितनी बार हिंदू टेरर, ये क्यों किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ था आर्येंद्र। आपको ध्यान में होगा तो 1993 के मुंबई ब्लास्ट के समय शरद पवार मुख्यमंत्री थे, जो कि उन्होंने ही खुद स्वीकार किया कि 13वां बॉम्ब कहीं नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने 13वें बॉम्ब के बारे में इसलिए बोला कि किसी एक समुदाय पर इसका ये नहीं आना चाहिए। ये मानसिकता थी, ये सोच है। ये बिल्कुल सही है कि किसी भी समुदाय को, किसी भी धर्म को, पंथ को इसके साथ नहीं जोड़ाना चाहिए। लेकिन 2002 के बाद पार्लियामेंट अटैक हुआ और फिर 2002 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, तो ग्लोबली यूनाइटेड नेशंस के रिजोल्यूशन के द्वारा इस्लामिक रेडिकलिज्म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, ये शब्दों का प्रयोग करते हुए टेररिज्म का ये आया था। और उसके कारण हम देखते हैं, चाहे मालेगांव ब्लास्ट हो, चाहे समझौता ब्लास्ट हो, और मुंबई ब्लास्ट के इसमें, मतलब मजे की बात यह है कि जो कहते हैं कि मालेगांव ब्लास्ट में ये होना चाहिए, ये कितनी बार इन्वेस्टिगेशन हो चुका, कितनी बार ये तथ्य सामने आए कि इलीगल तरीके से जो सो कॉल्ड एक्यूज पहले थे उनको छोड़ा गया, जो कुछ एक्यूज को फ्रेम किया गया, उन्होंने अपनी कहानी बताई, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, मैं तो मानता हूं कि क्या हम किसी को केवल एक्यूज है ये मानकर, जो पुलिस ऑफिसर या मिलिट्री ऑफिसर कहीं पे आर्मी इंटेलिजेंस में रहे हो, उनके साथ हम इस तरीके का व्यवहार करेंगे कि हम उनके परिवार को, उनके सीनियर ऑफिसर्स को भी उनकी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, उनके साथ शारीरिक रूप से इस तरीके की प्रताड़ना करेंगे? तो मेरे लिए ये मालेगांव ब्लास्ट का आज का वर्डिक्ट आना, उससे बड़ा इंपॉर्टेंट विषय ये है कि जिस तरीके के हमारे यहाँ टेररिज्म से जुड़े हुए सारे मामलों में राजनीतिकरण किया गया और राजनीतिकरण के आधार पर पॉलिटिकल नैरेटिव्स गढ़ने का प्रयास किया गया। मीडिया भी कुछ हद तक आर्येंद्र इसमें पक्ष लेकर साथ देता है। ये मेरे लिए ज्यादा चिंता का विषय है। इसके बाद शायद ये एक मैसेजिंग होना चाहिए कि कोई भी हम घटनाक्रम गढ़कर उसके आधार पर कोई नैरेटिव खड़ा करते हैं तो वो न्यायपालिका के सामने खड़ा नहीं। निखिल जी, सवाल बड़ा यही है कि देश सबसे बड़ा है। हमारे, आपके या किसी भी राजनीतिक दल की अपनी कोई सोच हो सकती है, लेकिन उसके तरीके से एक फेक नैरेटिव खड़ा करना, लोगों को गलत प्रकार की बात सामने रखना और अपना राजनीतिक हित साधना, ये तो देश की राष्ट्रीयता के साथ, उसके साथ समझौता करने जैसा हो गया, जो कि किया गया। कम से कम ये दिखाई पड़ता है। निखिल जी, देखिए आर्येंद्र जी, मैंने आपको ये शुरुआत में जरूर कहा कि शायद भगवा आतंकवाद जैसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए था, पर मैंने कभी ये नहीं माना कि उस समय की कांग्रेस सरकार या फिर पी चिदम्बरम ने या फिर दिग्विजय सिंह ने, किसी ने भी ये कोई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करी। हम शायद कभी कभी भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के मेजॉरिटी लीडर सिंधु हैं, उनके मेजॉरिटी वोटर्स सिंधु हैं। ये
सर एक सेकंड, मैंने आपको नहीं काटा था बीच में, मैंने आपको नहीं काटा सर, इंटरजेक्ट नहीं कर निखिल जी वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। निखिल जी आप इंटरजेक्ट मत करिए। हाँ निखिल जी ऐसे दर्शक नहीं समझ पाते, ऐसे दर्शक नहीं समझ पाते। ओके प्रफुल्ल जी आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, मैं पूछ लेता हूँ। हाँ जल्दी से, एक सेकंड। हाँ निखिल जी कसाब पाकिस्तान से आया था या नहीं आया था? ठीक है, मैं इसका भी आपको जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि उस समय की अगर हम ये साजिश, अब हम माने कि उस समय की सरकार में या दिग्विजय सिंह या चिदम्बरम ने कोई साजिश रचने की कोशिश करी, कॉन्स्पिरेसी, ये शायद मेरी हिसाब से इस बात में ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन वो दोनों खुद हिंदू हैं। कांग्रेस पार्टी के मेजॉरिटी वोटर्स हिंदू हैं, कांग्रेस पार्टी के मेजॉरिटी लीडर्स हिंदू हैं। तो बीजेपी जो है कि बनाने की कोशिश करती है कि कांग्रेस पार्टी केवल मुसलमानों की बात करती है, बहुत ही माफी चाहूंगा लेकिन बहुत ही बेवकूफी भरी बात लगती है। दूसरी बात, मैंने अपने वक्तव्य के स्टार्टिंग में एक चीज कही कि इस्लामिक आतंकवाद कुछ नहीं होता, हिंदू आतंकवाद कुछ नहीं होता, सिर्फ चरमपंथी होते हैं। आतंकवादी सारे के सारे चरमपंथी हैं, जिस मर्जी धर्म के हो। लेकिन हमारे भाजपा के मित्र क्या बोलते हैं? इस्लामिक आतंकवाद। देखिए मेरी नजर में हिंदू आतंकवाद बोलना उतना ही गलत है जितना इस्लामिक आतंकवाद बोलने गलत है। लेकिन भाजपा के हमारे मित्र कभी ये नहीं मान सकते, क्योंकि उन्हें हर चीज को एक हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना है। रही बात आतंकवाद की किस तरीके से, अच्छा एक सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान से वो आए थे या नहीं आए थे जिन्होंने पहलगाम में वो हमला करा। कसाब बिल्कुल सर, बिल्कुल पाकिस्तान से आया था। और ये हमें कैसे पता है? क्योंकि उस सरकार बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते सर, रैपिड फायर नहीं कर सकते। मैं आप सर एक डिबेट करने का तरीका होता है, मैं फिर आपको बीच में काटना शुरू कर दूं? आपको रोकना पड़ेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग आप जब कह रहे हैं कि ये कोई खेल रहा है यहाँ पे बैठ के। निखिल जी एक सेकंड। निखिल जी प्रफुल्ल जी, निखिल जी वो सवाल पूछ रहे हैं, वो भी एक वरिष्ठ पत्रकार, वो सवाल पूछ रहे हैं, उनका अगर कोई लॉजिक है तो सुन, ठीक है प्रफुल्ल जी। हाँ उन्होंने दिग्विजय सिंह को क्लीन चिट दिया है। कसाब के संबंध में मुंबई पर जो अटैक हुआ था आतंकवादी 26/11 का, उसमें आरएसएस की साजिश नाम से पुस्तक का विमोचन और उसमें कसाब को क्लीन चिट देते हुए दिग्विजय सिंह ने स्टेटमेंट दिया था या नहीं दिया था? अब सर अब मैं आशा करूंगा आप हर लाइन पे एक और क्वेश्चन पूछ के मेरी बात को कंप्लीट समय सीमित, चलिए निखिल जी जल्दी से। हाँ नहीं करेंगे। ओके ठीक है। हाँ समय सीमा है दर्शकों के लिए भी जी। ऐसी किताब के उद्घाटन पे दिग्विजय सिंह जरूर गए थे, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किताब नहीं थी, वो कोई गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की किताब नहीं थी। किसी ने एक किताब लिखी, लेकिन ये भी हमें याद रखिएगा कि कसाब का जो उसको पकड़ा गया, उसका जो ट्रायल हुआ और उसके बाद ट्रायल में जितनी भी वो अपील करता गया, उस सब में कांग्रेस की ही सरकार कसाब के खिलाफ एक केस बनाती रही। कांग्रेस की ही सरकार ने तवहुर राणा की एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी फाइल करी। कांग्रेस की सरकार के दौरान ही एनआईए ने जाके यूएस में डेविड हेडली को क्या कहते हैं क्वेश्चनिंग करी। और कांग्रेस की ही सरकार ने 26/11 के हमले के बाद पाकिस्तान को एफएटीएफ की टेररिज्म वाली ग्रे लिस्ट में डलवाया। कांग्रेस सरकार ने पूरी दुनिया को यह साबित करके दिखा दिया कि किस तरीके से इंडिया में होने वाले आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ठीक है निखिल जी, आपका जो ये आप जो ये कह रहे हैं कि कितनी, निखिल जी आप जो ये कह रहे हैं, निखिल जी आप जो ये कह रहे हैं कि कितनी सख्त थी यूपीए की सरकार, कितनी सख्त थी यूपीए की सरकार, ये सबने इस बात को देखा। मैं जरा मैं आता हूँ, कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े। ठीक है ओके, एक सेकंड कौशल, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की उस समय की सरकार ने हर वो काम किया जो जरूरी था आतंक से लड़ने के लिए, और उन्होंने हर वो काम किया, लेकिन आप लोग आतंक को धर्म में बांट देते हैं। कौशल जी देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, जो कितकर साहब अभी बोल रहे थे वो उन्होंने आधी बात बताई, पर पूरा कंप्लीट यह है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से राम मंदिर की बात आई, जिस तरीके से मोदी जी की बात आई, जिस तरीके से उस समय राम मंदिर के एजिटेशन के बाद सारे हिंदू यूनाइट होने लगे, तो कांग्रेस को अपनी सत्ता पे खतरा नजर आने लगा। और उस समय इस्लामिक आतंकवाद जिस तरीके से देश में जगह जगह ब्लास्ट हो रहे थे, उससे वो परेशान थी। और जहां तक रही इस्लामिक आतंकवाद की बात, ये मैं नहीं कहता मित्र, आप जाके देखिए यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, ब्रिटिश सिक्योरिटी काउंसिल, वहां के डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों में यूएस को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सुनो ना भाई, सुनो ना मेरी बात दोस्त, अभी आप ज्ञान दे रहे थे, मैं आ रहा हूं आपके पास, निखिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास में। हाँ कौशल जी अपनी बात पूरी करें। ठीक है, तो ये जो इस्लामिक आतंकवाद, और एक सत्य ये भी है कि ग्लोबली जितने भी टेररिज्म के अटैक होते हैं उसमें से 98.7% केवल इस्लामिक आतंकवाद से रिलेटेड। मतलब नहीं कि सारे मुसलमान आतंकी है, नहीं, बिल्कुल नहीं।
लेकिन 98.7% आतंकी मुसलमान होते हैं। ये एक फैक्ट है, हमें इसको मान के चलना पड़ेगा, इसी हिसाब से पॉलिसी बनती है। वहां पर आप देखिए जिस तरीके से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की कोशिश की गई, जब गुजरात में दंगे हुए थे, उसके बाद सबसे पहले भगवा आतंकवाद का टर्म लाया गया। उसके बाद ये जो समझौता का ब्लास्ट हुआ जिसमें उन्होंने हिंदुओं को फ्रेम करने की कोशिश की, उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएस की सिक्योरिटी काउंसिल दोनों ने यह बताया कि वहां पर एक पाकिस्तानी आरिफ कसमानी जो लश्कर तैयबा का आतंकी था उसका हाथ था। उसके बाद भी नहीं, सुनिए तो आरवीएस मणि ने अपनी किताब पूरी लिखी भगवा आतंकवाद के ऊपर, और उसके बाद जब कांग्रेस को यह पता चला, और जो मुंबई टेरर अटैक की बात करें सर, मुंबई टेरर अटैक ऐसा टेरर अटैक था कि वहां पर जितने आतंकी आए थे, अगर वो आतंकी कसाब पकड़ा नहीं जाता तो सबके पास कलावा उनके हाथों में बंधा हुआ था, उनके पास हिंदू आइडेंटिटी कार्ड थे। ये प्लान किया गया था कि इसको बिल्कुल ये प्लान था कि समय सीमित है। प्रफुल्ल जी फाइनल कमेंट आपका। ठीक है कौशल जी, ओके, पॉइंट टेकन। प्रफुल्ल जी समय सीमित है, एक फाइनल कमेंट, क्या इस पूरे राजनीतिक पूरी जो कोशिश की गई थी यूपीए कांग्रेस के माध्यम से, क्या आज उसका पटाक्षेप हो गया है, अभी इस पे सियासत बाकी है? प्रफुल्ल जी और उसका लास्ट कौशल जी प्रफुल्ल जी जल्दी से, प्रफुल्ल जी जल्दी से। हाँ देखिए आर्येंद्र, मुझे लगता है कि अपेक्षा करता हूं कि ये शायद रिलीजियस लाइन पर और हिंदू आतंकवाद का ये मिथ परमानेंटली बस्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक सिमी के अलग अलग वर्जन्स अस्तित्व में, सिमी पर भी बैन लगाया था उस समय, और सिमी के ही एक्टिविस्ट ये पहले अरेस्ट हुए थे। समझौता ब्लास्ट पर यूएनएससी का रिजोल्यूशन है जैसे कहा गया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के उन नेताओं को देश से, हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए, और एक बार ये मालेगांव ब्लास्ट में ये जो गलती हुई इसको फिर से ना दोहराया जाए, इसको भी न्यायपालिका बिल्कुल एक राजनीतिक सबक भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि आपको आज